Hi everyone, welcome back. आज की क्लास में we'll be discussing the 10 most frequently asked questions from the chapter French Revolution. So let's begin. First question that we have today is what is the system of old regime? Now, old regime is a system जो हमने follow करा था in France till the year 1789. इसके बाद फ्रांस में revolution हो गया and we stopped with this system. अब ये system आपका 3 mark में भी आ सकता है, 5 mark में भी आ सकता है. If this question comes for 3 marks, तो you simply have to mention the names of 3 estates. फर्स्ट एस्टेट जो हमारा है दैट इज क्लर्जी. क्लर्जी का मतलब होता है ऑल पीपल दैट बिलोंग टू चर्च. जो भी लोग आपके चर्च में काम करते हैं दे फॉल अंडर क्लर्जी. सेकेंड एस्टेट आपका आता है नोबिलिटी. नोबिलिटी सिंपली मीन्स मेंबर्स ऑफ द रॉयल ब्लड लाइन. रॉयल फैमिली में जितने भी आपके लोग हैं, चाहे वो दूर के रिलेटिव्स हो, चाहे वो किंग क्वीन उनकी इमीडिएट फैमिली हो, दे ऑल फॉल अंडर द नोबिलिटी. एंड द लास्ट एस्टेट दैट वी हैव इज द थर्ड एस्टेट. थर्ड एस्टेट में हमारे पास 3 तरह के लोग हैं. थोड़े से जो रिचर सेगमेंट्स है दे आर बिजनेसमैन ट्रेडर्स. बीच के लोग आर पेजेंट्स आर्टिसंस. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट पुअर सेगमेंट ऑफ थर्ड एस्टेट वुड बी द पुअर पेजेंट्स एंड सर्वेंट्स. अगर ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 3 मार्क के अंदर आया तो दिस मच इज सफिशिएंट. बट हाउएवर अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क में आया तो यू डेफिनेटली हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा पॉइंटर्स जिसमें आप मेंशन करोगे द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन. Privilege का मतलब होता है some kind of advantages which some communities in France had, and obligation means some kind of responsibility, some kind of जिम्मेदारी which was to be borne by a certain estate. तो जो हमारी privilege आती है that is enjoyed by the first and second estate, which means ये आपकी clergy and nobility के पास क्या थी, कुछ privileges. On the other hand, when we talk about obligation, obligation का simply meaning होता है any kind of responsibility which was to be borne by third estate. Basically, every kind of working professional had to pay some kind of tax. ये तीनों जो आपके mention है, they are forms of taxes. And ये taxes आपके 3 type के थे. First was the teeth, second was tail, and last was indirect tax. जो आपका teeth tax था, that was to be paid by the peasant community. And this was 1/10 of their agricultural produce. The tail tax was directly to be paid to the state. एंड जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो आपकी कमोडिटीज के ऊपर थे, लाइक सॉल्ट एंड टोबैको. आज के टाइम पे लाइक वी हैव जीएसटी इन इंडिया, सिमिलर टाइप का टैक्स वाज योर इनडायरेक्ट टैक्स. ये पूरा सेगमेंट आप सिर्फ तब ऐड करोगे व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स. सो आप पहले मेंशन करोगे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट. दिस विल मार्क फॉर योर 3 पॉइंट्स. देन यू विल मेंशन एंड गिव अ हेडिंग ऑफ सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस. फोर्थ पॉइंट में आपकी प्रिविलेज आएगी एंड फिफ्थ पॉइंट में आपकी ऑब्लिगेशंस आएंगी. आई होप आई एम क्लियर. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट द एस्टेट्स जनरल. अब एस्टेट्स जनरल क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफली. एस्टेट्स जनरल इज सिंपली अ मीटिंग जिसमें आपका किंग बुलाता है सारे एस्टेट्स के मेंबर्स को. फर्स्ट एस्टेट भी आती है, सेकंड भी आती है एंड थर्ड भी आती है. अब ये एस्टेट्स जनरल हमने कब बुलाई थी, इसके ऊपर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है. द डेट इज 5th of May 1789. एंड इस मीटिंग का पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग वाज टू इंक्रीज दी टैक्सेस. लेकिन जो हमारी थर्ड एस्टेट है वो बहुत ही डिसाइड करके आए थे कि भाई इस बार तो हम सिस्टम को चेंज करवाएंगे. एंड दे डिमांडेड कि इस बार से हम वोट करेंगे एज अ होल. अगर आपने फ्रांस का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो यू वुड बी अवेयर कि फ्रांस के अंदर जो हमारी तीनों एस्टेट्स थी उन सब में वोटिंग का सिस्टम वाज वेरी स्ट्रेंज, जहां हर एस्टेट को कलेक्टिवली एक सिंगल वोट मिलता था. एंड सिंस वी हैड 3 एस्टेट्स, फर्स्ट एस्टेट थी, सेकंड एस्टेट थी एंड थर्ड एस्टेट थी, इनके पास भी एक वोट था, इनके पास भी एक वोट था और इनके पास भी एक वोट था. सो अगर फॉर एग्जाम्पल हम मीटिंग करें ये डिसाइड करने के लिए कि भाई टैक्स बढ़ाना है, ऑब्वियसली ये दोनों स्टेट्स को तो फायदा हो रहा है तो ये बोलेंगे हाँ बढ़ा दो, विच मीन्स 2 people आर सेइंग कि yes we should increase tax. One state is saying कि no we should not increase tax, which means decision हमेशा आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की ही फेवर में होता था. विच इज वाई इस बार थर्ड स्टेट ने बोला कि हम हर मेंबर को एक वोटिंग राइट देंगे ताकि एवरीबडी हैज अ से इन द सिस्टम ऑफ फ्रांस. अब किंग ने जब ये बात सुनी कि हमारी जो थर्ड स्टेट है वो डिमांड कर रही है कि वोटिंग एज अ होल हो, नाउ ही विल रिफ्यूज दिस नेचुरली. व्हाई? बिकॉज जब थर्ड स्टेट को अपना से मिलेगा तो हमारी सेकंड स्टेट का और फर्स्ट स्टेट का नुकसान हो जाएगा. सो किंग ने हमारी डिमांड्स को रिफ्यूज कर दिया. आफ्टर विच हमारी नेशनल असेंबली फॉर्म हुई. या आपका सेपरेट क्वेश्चन बनता है. इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली ओनली हैव टू मेंशन 3-4 पॉइंट्स. यूजुअली ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स के अंदर आपको डेट लिखनी है, आपको उसका एजेंडा लिखना है, थर्ड स्टेट की डिमांड लिखनी है एंड किंग का रिफ्यूजल लिखना है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
When we come to the थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं आपकी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली की ये बनी कब थी एंड इसके बनने के बाद हुआ क्या था. सो पूरी फ्रांस की स्टोरी में हमने जब 3 स्टेट्स का सिस्टम पढ़ा वी अंडरस्टूड कि कुछ लोग हमारी थर्ड स्टेट की डिमांड कर रहे थे कि हमें टुगेदर वोटिंग करनी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोटिंग करनी है जहां हर पर्सन के पास एक वोट हो. जब किंग ने हमारी डिमांड्स को रिफ्यूज करा लाइक वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये सारे थर्ड स्टेट के लोग कहाँ गए? इकट्ठा होके दे गैदर्ड एट दी इंडो टेनिस कोर्ट. ये पैलेस ऑफ वर्सेल के अंदर एक टेनिस कोर्ट था जहां पे पूरे थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस लोग थे वो इकट्ठा हो गए एंड दे डिसाइडेड कि हम फॉर्म करेंगे एक नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली का मतलब होता है कि हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. सो इसका एजेंडा वाज व्हाट? टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जो मोनार्की की जो पावर्स है उनको क्या कर दे? बिल्कुल ही लिमिट कर दे, उनको बहुत ही कम कर दे. फाइनली हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रेडी एंड एक्सेप्टेड ऑन 4th of August 1789. इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दो चीजें अचीव करी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ये दोनों पॉइंट्स आपके आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के. कॉन्सिक्वेंस का फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारा जो फ्यूडल सिस्टम था, अनफेयर सिस्टम ऑफ टैक्सेस, उसको हमने अबॉलिश कर दिया एंड प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्जी वर टेकन अवे. क्लर्जी का सिंपली मतलब होता है ऑल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ चर्च. दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन. आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन आपका बात करता है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स. नाउ व्हाट हैपेंड इन फ्रांस इज हमने जब किंग की पावर्स को लिमिट कर दिया, फ्रांस आपका बन गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर कुछ लोगों को वोटिंग करने की पावर मिल गई एंड कुछ को अभी भी नहीं मिली बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर दो तरह के सिटीजन होंगे. कुछ होंगे एक्टिव विच मीन्स दोज हु विल एक्टिवली टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड कुछ आपके होंगे पैसिव विच मीन्स वो लोग जो बेसिकली ऑब्जर्वर्स है, ऑनलुकर्स है, जिनका एक्चुअल कोई से नहीं है इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. जो एक्टिव सिटीजन है उसमें हमने बोला सारे मेन अबव 25, बट एक कंडीशन और है, दे शुड ऑल्सो बी पेइंग टैक्सेस दैट आर इक्वल टू 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक लेबरर अर्न करता है 100 रुपीज अ डे, तो कम से कम हमें 300 रुपीज का टैक्स जो लोग पे करते हैं, एंड लोग में कौन? स्पेशली द मेन हु आर अबव 25. सो दोनों कंडीशंस मीट होंगी तो आपको क्या मिलेगा? वोटिंग राइट इन फ्रांस, वरना यू हैव नो राइट टू वोट. सिंपली मीनिंग हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? प्रेफरेंस गिवन टू मेन हु आर एट द एंड ऑफ द डे रिच, विच मीन्स प्रेफरेंस किसको मिल रही है? रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दैट टू वन स्पेसिफिक जेंडर विच इज मेन. नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है दैट इज अबाउट पैसिव पीपल, विच मीन सारे लोग जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो आपके बन जाएंगे पैसिव सिटीजन्स. पैसिव में कौन आता है? नेचुरली सारी वुमेन, बिकॉज वुमेन के ऊपर तो एज क्राइटेरिया भी नहीं है. जितनी भी वुमेन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्क, दे ऑल आर पैसिव सिटीजन्स, विच मीन्स दे हैव नो राइट टू वोट. पैसिव सिटीजन्स में सारे मेन भी आएंगे विच आर बिलो 25, एंड इवन मेन जो 3 days से कम का लेबर वेज का टैक्स दे रहे हैं, सिंस दे आर नॉट रिच, तो उनको भी हमने वोटिंग राइट्स नहीं दिए. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव सिटीजन्स. आगे चलते हैं टुवर्ड्स द फिफ्थ मेन क्वेश्चन. इस चैप्टर का जो फिफ्थ मेन क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट द थ्री फिलोसफर्स. नाउ पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वी ऑलवेज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम वन प्लेस और द अदर, एंड इस केस के अंदर हम बात कर रहे हैं उन तीन लोगों की जिन्होंने बहुत इंस्पायर करा फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज को. फर्स्ट हम बात करते हैं जॉन लॉक की, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, एंड ही रेज द क्वेश्चन, ही वाज वेरी अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टू थिंग्स. पहला उनका था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड दूसरा वाज एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का सिंपली मतलब होता है कि द होल बिलीफ सिस्टम कि हमारा जो किंग है दैट इज इक्वल टू गॉड, ये बहुत ही ज्यादा फ्लॉड सिस्टम है एंड हमें ये नहीं फॉलो करना चाहिए. So he questioned the entire existence of doctrine of divine, which means equating your king to God. नेक्स्ट हमारा आता है एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. नाउ लाइक द टर्म सजेस्ट, एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है नो मैटर व्हाट टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे, लास्ट में डिसीजन मैटर किसका करेगा? मोनार्क का, एंड बाकी किसी भी सिटीजन की कोई वैल्यू नहीं है. सो ही वाज वेरी अगेंस्ट दीज टू कॉन्सेप्ट्स एंड ही ट्राइड टू रिमूव देम फ्रॉम सोसाइटी. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू जीन जाकिस रूसो. उनकी बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे उन्होंने प्रपोज करा कि भाई हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सोसाइटी में बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सिटीजन्स, जहां सिटीजन्स बता सके कि हमें आप इस तरीके से रूल करो एंड गवर्नमेंट को उनकी बात फॉलो करनी पड़े. Last, moving on to Montesquieu, he was also a philosopher and he wrote a book called The Spirit of Laws.
इन्होंने बोला कि हमारी जो भी पावर है उसको हमें डिवाइड करना चाहिए इनटू 3 पार्ट्स, विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये आपकी बॉडी लॉज को बनाएगी, ये उनको एग्जीक्यूट करेगी, एंड लास्ट में जब भी हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये हमें जस्टिस दिलाएगी, ताकि हमेशा पावर्स में क्या रहे, एक बैलेंस रहे, कोई भी अनडिवाइडेड पावर एक्सरसाइज ना करे। So these were the three philosophers who inspired the entire revolution of France. Moving on to the sixth question, now आपकी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है towards the Jacobins Club. जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, वोटिंग राइट्स इन द इनिशियल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, इट वाज ओनली गिवन टू द रिच पीपल। अब पुअर को लगा भाई हमें तो कोई एडवांटेज हुआ नहीं, सो पुअर लोगों ने एक नई कम्युनिटी फॉर्म करी एंड उस क्लब का उन्होंने नाम दिया जैकोबिन्स क्लब, एंड दिस वाज मेनली बिलोंगिंग टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस, व्हिच मींस ये लोग इतने वेल्दी नहीं है, दे आर नॉट वेरी रिच, ये थोड़े आपके पुअर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं, लाइक आपके हो गए डोमेस्टिक वर्कर्स, सम पुअर आर्टिसंस एटसेट्रा। इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, एंड रॉबेस्पियर के ऊपर क्वेश्चन इज वेरी सर्टेन, यहाँ पे आपका एमसीक्यू भी आता है, इसके आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे अबाउट रॉबेस्पियर, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, इनकी बहुत पहचान वाली बात है कि दे वोर लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स। नाउ लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स के ऊपर आपका एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है अबाउट द सैंड क्यूलॉट्स कपल, विच इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एमसीक्यू आ जाएगा कि ये किसको सिग्निफाई करता है। बेसिकली दीज काइंड ऑफ स्ट्राइप्स वर वोर्न बाय द जैकोबिन्स क्लब, एंड ये किससे इंस्पायर्ड था, दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द डॉक वर्कर्स। ये सारे कुछ क्यू वर्ड्स है जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर। एंड सैंड क्यूलॉट्स कपल, लाइक आई मेंशन, दिस इज देयर नेम। इनको सैंड क्यूलॉट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते, नी ब्रीचेस एक्चुअली पहनती थी आपकी नोबिलिटी, तो ये अपने आप को वेल्दी लोगों से अलग दिखाने के लिए स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनते हैं। एंड दे ऑल्सो वोर अ रेड कैप ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का सिंपल मीनिंग होता है फ्रीडम, सो ये अपनी फ्रीडम को सिग्निफाई करने के लिए एक रेड कैप पहनते थे, लेकिन इस कैप को पहनना एंड ये कपड़े पहनना वर नॉट अलाउड टू दी वुमेन। आई होप यू आर क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ 5 मार्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली आता है फॉर 5 मार्क। इसका जो ईयर गिवन है विच इज 1793 to 94, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव, एंड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पूरे रूल के ऊपर क्वेश्चन आना इज वेरी फ्रीक्वेंट। नाउ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज एक्चुअली अ वेरी हार्श रूलर, वो क्यों हम 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, बट एक क्वेश्चन और आता है, जस्ट दिस सेक्शन जो हमने थोड़ा रेड से लिखा हुआ है कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर। तो ये पूरा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा भी आ सकता है और इसका ये एक सेक्शन भी आ सकता है। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स लिए थे टू इंश्योर कि फ्रांस में क्या रहे, इक्वालिटी। अब इक्वालिटी की हमें इतना डीप डिजायर क्यों है, बिकॉज सिंपल सी बात है, पहले वाली गवर्नमेंट वी डिस्कस्ड वाज मेड अप ऑफ द रिच पीपल, एंड रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट वाज मेड अप ऑफ द लेस प्रॉस्परस पीपल, क्योंकि हमने जैकोबिन्स क्लब की यहाँ पे बात हुई थी। सो क्योंकि ये लेस प्रॉस्परस लोगों से बनी हुई है, दे आर वेरी ड्रिवन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इंश्योरिंग कि सबको सोसाइटी में इन प्लेस फील हो। ये चीज करने के लिए हमने बहुत सारे मेजर्स लिए। सीलिंग मतलब कि प्राइसेस को हमने फिक्स कर दिया कि आप इससे ऊपर प्राइस तो रख ही नहीं सकते, विच मीन्स गुड्स का प्राइस भी फिक्स हो गया एंड लोगों को एक मिनिमम वेज गारंटी हो गई। नेक्स्ट चीज है मीट एंड ब्रेड व राशन। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, यू मस्ट बी अवेयर कि फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम है ब्रेड की, बिकॉज ब्रेड की वहां पे कांस्टेंट शॉर्टेज रहती है। रॉबेस्पियर के रूल में हमने कहा कि नो मैटर वेयर यू आर, गवर्नमेंट विल बी कंट्रोलिंग द क्वांटिटीज ऑफ योर फूड। देन वी ऑल्सो क्रिएटेड एन इक्वालिटी ब्रेड, जहाँ पे हमने एक एक्सपेंसिव फ्लावर की जो ब्रेड है, एक्सपेंसिव फ्लावर इज अ वेरी महंगा टाइप ऑफ आटा, उसकी ब्रेड को हमने बैन कर दिया एंड एक इक्वालिटी ब्रेड इंश्योर कर दी ताकि सबके पास सिमिलर टाइप ऑफ फूड हो। लास्ट हमने सारे चर्चेस को बंद कर दिया। इट वॉज सिंपली डन टू शो द एंड ऑफ एरा ऑफ डोमिनेंस ऑफ चर्च, एंड उनकी बिल्डिंग्स को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू ऑफिसेज एंड बैरक्स। लास्ट चलेंगे, पहले के टाइम पे हम लोग अपनी नोबिलिटी को बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते थे एंड वी यूज्ड टू कॉल देम सर, मैम एटसेट्रा। यहाँ पे हमने बोला कि वो भी अलाउड नहीं है, नाउ एवरीबडी विल बी अ सिटीजन एंड उनके रिस्पेक्टिव हमने टर्म्स यूज करें। नाउ प्रॉब्लम बीइंग, इतना हार्श सिस्टम था रॉबेस्पियर का कि जो भी उनके अगेंस्ट आ रहा है उनको हम बहुत सिवियर पनिशमेंट देते थे थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड गिलोटिन। Guillotine was a system to behead a person, and obviously it's a very cruel form of punishment. It is super harsh. उनके अपने ही पार्टी के सपोर्टर्स ने बोला भाई थोड़ी मॉडरेशन दो। मॉडरेशन मीन्स देयर हैज टू बी अ बैलेंस। आप इतना हार्श पनिशमेंट
नहीं स्ट्राइक कर सकते। एंड आफ्टर अ पॉइंट हमने उन्हीं के अगेंस्ट जजमेंट पास कर दिया। जुलाई 1794 उनकी अपनी गवर्नमेंट कंप्लीटली टर्न देयर बैक्स टू हिम एंड दे ऑल सेंट हिम टू द गिलोटिन। This summarizes your entire reign of terror. Reign of terror का identification, terror simply means बहुत डर, which means people are constantly scared. अब चलते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट रोल ऑफ वुमेन इन फ्रांस। नाउ वुमेन का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। पहली चीज जो वो आपसे पूछ सकते हैं दैट इज वुमेन का एक पॉलिटिकल क्लब। इसके ऊपर आपका एमसीक्यू आ सकता है, 1 या 2 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन एंड ये चाहते क्या थे, दे वांटेड पॉलिटिकल राइट्स। This can be asked separately as an MCQ question, so you can mark it as important. Next, अगर आपका क्वेश्चन आए, this can come in 3 marks also and this can come in 5 marks also. अगर 5 में आएगा तो आपको entire summary देनी है। 3 में आएगा तो usually they ask you about the situation of women, या आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या क्या करा वुमेन के लिए, या आपका 3 मार्क का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट वन बाय वन। पहली चीज तो ये कि वुमेन फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्यों पार्टिसिपेट कर रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांटेड टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। अब दो तरह की वुमेन है, कुछ वुमेन है जो सोसाइटी में काफी पुअर है, विच मीन्स दे डोंट हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनके पास क्या क्या नहीं है, दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फॉर अ लिविंग बिकॉज दे आर पुअर। कैसे काम करती है वो, एज लॉन्ड्रेसेस, दे माइट बी सेलिंग फ्लावर्स, दे कुड बी वर्किंग एज सीमस्ट्रेसेस, एंड ऑल्सो दे हैड नो एक्सेस टू जॉब एंड ट्रेनिंग। प्लस दे हैड वेरी हार्ड लाइव्स बिकॉज काफी बार उनको घर का भी ध्यान रखना है, बिकॉज उनके हस्बैंड्स वॉर में लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड दे ऑल्सो हैव टू मेक अ लिविंग फॉर देयर फैमिली। दूसरी आपकी सिचुएशन आती है अबाउट वुमेन ऑफ नोबिलिटी या फिर वेल्दी वुमेन। ऑब्वियसली इफ देयर इज एक्सेस टू मनी, थोड़ी लाइफ उनकी कंफर्टेबल होगी, विच इज वाई समटाइम्स उनकी जो फैमिलीज है उनको पढ़ने को अलाउ कर देती है, बट अगेन दे आर नॉट अलाउड टू वर्क एंड ऑफन दे वर मैरिड ऑफ टू अदर पीपल, राइट। एंड ये मैरिज वॉज नॉट बेस्ड ऑन दैट कंसेंट, विच मीन्स आपकी मर्जी हो ना हो, योर फादर्स विल डिसाइड हु योर हस्बैंड वुड बी। इस चीज को लेके उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी, विच इज वाई दे वॉन्टेड टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। अब पॉलिटिकल क्लब से हमने एक्सपेक्ट क्या करा कि शायद मुझे पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगी विच विल बी इक्वल टू मेन। हमारी जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट द नेशनल असेंबली जो हमारी बनी थी, विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने क्या क्या चेंजेस करे, पहली चीज हमने हर जगह स्कूल लगाने शुरू कर दिए। हमने बोला भाई मैरिज विल बी एट विल एंड इट वॉज मेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको विलिंगली एंटर करना पड़ेगा। यू कैन नो लॉन्गर फोर्स योर चिल्ड्रन टू गेट मैरिड। डिवोर्स वॉज मेड लीगल बाय बोथ मेन एंड वुमेन। अर्लियर इट वॉज ओनली लीगल इफ मेन इनिशिएटेड इट। अब दोनों ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। एंड लास्ट हमारा पॉइंट आया कि वुमेन फाइनली हैड द मीन्स टू ट्रेन फॉर अ जॉब, विच मीन्स दे कुड नाउ एक्चुअली वर्क, वो प्रोफेशनल बन सकती थी, डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, एंड दे कुड इवन रन स्मॉल बिजनेसेस। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि नो मैटर आप उनको कितने एडवांटेजेस दे दो, उनकी जो मेन डिमांड थी विच वॉज वॉट, पॉलिटिकल राइट्स, उनको फिर भी राइट टू वोट नहीं मिला, एंड दे हैड टू फाइट फॉर 200 years further. They finally got the right to vote in 1900s, which is way later than the French Revolution. All right, this is your 8th main important question. Now we can move on to the next one. आगे चलते हैं towards your 9th question, which can talk about triangular slave trade. Usually triangular slave trade में से MCQs बहुत सारे बनते हैं because we have a lot of details. Plus आपका map question भी यहाँ से आता है, which talks about the main ports, which is Bordeaux and Nantes. इसके ऊपर से आपका map question आता है, which makes this slightly MCQ based segment, but इसके ऊपर से 3 mark भी आ सकता है. So let's quickly start with the discussion. अब यहाँ पे स्लेव ट्रेड जो हमारा है, इट सिंपली मीन्स कि फ्रांस के लोग स्लेव्स खरीद रहे हैं किसी और कंट्री से एंड उनको लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स कॉलोनीज, जहां पे उनको प्लांटेशन में उनसे काम करवाना है। नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, पहली चीज हमारी आती है कि हम फ्रांस से निकले इन यूरोप। यहाँ से कौन निकला, फ्रेंच मर्चेंट्स। ये ट्रैवल करते करते पहुंचे टू अफ्रीका। अफ्रीका में लोकल चीफ्टन मीन्स लोकल जो आपके डीलर्स होते हैं, उनसे हमने क्या खरीदे, स्लेव्स। उन स्लेव्स के साथ हमने क्या करा, वी पैक देम टाइटली। उनकी कंडीशन ऑन शिप्स कैसी है, हमने उनको ब्रांड करा हुआ है, शैकल करा हुआ है। ब्रांड का मतलब होता है उनकी बॉडी पे एक मार्क लगाना, शैकल का मीनिंग होता है हैंडकफ करना। एंड दे वर पैक्ड टाइटली ऑन टू शिप्स, एंड शिप्स में बिठा के उनको हम एक 3 महीने लंबे रास्ते से लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स करेबियन। करेबियन इज बेसिकली आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में जो 2 कॉन्टिनेंट्स है, उनके बीच में जो आइलैंड्स है, दे आर कॉल्ड योर करेबियन आइलैंड्स। इन करेबियन आइलैंड्स में जाके जो भी फ्रांस के प्लांटेशन ओनर्स है, जो वहां पे एरियाज ओन करते हैं, हमने वहां पे किसको बेचा,
स्लेव्स को। प्लांटेशन का मतलब होता है ह्यूज फार्म्स। प्लांटेशन मीन्स वेरी बिग फार्म एरियाज जहाँ पे हमें कमोडिटीज ग्रो करनी है। एंड कमोडिटीज ग्रो करने का सिंपल पर्पस इज कि फ्रांस के अंदर बहुत रिक्वायरमेंट है फूड प्रोडक्ट्स की। फूड में क्या क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट शुगर, कॉफी, इंडिगो, एटसेट्रा, राइट? एंड स्लेव ट्रेड कब शुरू हुआ था? इट बिगैन इन दी 17th सेंचुरी। दिस कैन ऑल्सो बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन। लाइक आई टोल्ड यू, एमसीक्यू क्वेश्चन का बहुत स्कोप है। वन अबाउट द पोर्ट, ये आपका 2 मार्क में आ सकता है। आपके कौन सी कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट है, ये भी अपने आप में एक एमसीक्यू बन सकता है। Now moving on to the last and final question of this chapter, which is super important. लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका बात करता है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। नाउ नेपोलियन के ऊपर मेन केस आपका गिवन है 10th क्लास के अंदर, लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने 9th में भी दे दिया है। मीनिंग कि जब ये सारा कुछ आपका खत्म हो गया, नेशनल असेंबली भी चली गई, रॉबेस्पियर की भी डेथ हो गई, डायरेक्टरी भी कोलैप्स कर गई, तो आपका एक एम्परर आया नेपोलियन बोनापार्ट, जो थ्रू पावर आया था, विच मीन्स ही वाज एक्चुअली अ डिक्टेटर। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया 1804 में कि अब मैं यहाँ का राजा। एंड ही सॉ हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर। मॉडर्नाइजर मीन्स फ्रांस में वो बहुत नई नई चीजें लेके आए, लाइक आई मेंशन, जिनको हम आगे चल के 10th में डिस्कस करेंगे। उनमें से एक का एग्जाम्पल गिवन है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। सिंपली मीनिंग, अगर लेट्स से 1 kg का मतलब एक कंट्री में है 1000 ग्राम्स, तो हो सकता है 1 kg का मतलब किसी दूसरे एरिया में हो 900 ग्राम्स, विच मीन्स यहाँ पे हमारे जो वेट्स एंड मेजर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज सबका अपना अपना मीनिंग है। वेन ही केम टू फ्रांस एंड ही बिकेम द रूलर, उन्होंने बोला हर जगह एक ही चीज फॉलो होगी, वेट्स की भी एंड मेजर्स की भी। इनिशियली जब वो पावर में आए, एवरीबडी इन फ्रांस थॉट कि वाओ, ही विल चेंज अस, ही विल चेंज आवर लाइफ, ही इज वेरी गुड फॉर आवर कंट्री, एंड दे सॉ हिम एज लिबरेटर, विच मीन्स समबडी जो उनको फ्रीडम दिलवाएगा। लेकिन बाद में वो इतने एरियाज कॉन्कर करने लग गया कि हमें लगा ये तो इन्वेड कर रहा है। इन्वेड मीन्स सिंपली टू टेक ओवर पावर एंड ट्राई टू कैप्चर अदर एरियाज। तो बाद में वी थॉट कि आप तो बहुत इंटरफेयर कर रहे हो हमारी लाइफ में, एंड यू आर इन्वेडिंग आवर प्रिवेसी। एंड बाद में अगेन ये भी आपका 10th में आता है कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इनको हराया था एट वाटरलू इन 1815। ये आपका बन सकता है एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमसीक्यू। Now with this we finally complete the 10 main questions जो इस chapter से काफी frequently आते हैं. If you like this video, please like, share, subscribe, share it with your friends. Let's not be selfish. I'll be regularly posting important questions. I will also be posting presentation tricks and tips. And if you want regular updates about these kind of videos, make sure to hit the bell icon so that you don't miss out on any new video. And I will see you in the next one.